फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या इंसान के पास में क्या चीज़ें होनी चाहिए कि जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाता है? कंसिस्टेंसी, और कि बंदा कंसिस्टेंट होना चाहिए, भी उसकी रेगुलरिटी होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। और बताओ, और कोई बात हो तो। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि आप कुछ भी आपका एम है, आप कुछ भी सोच के बैठे हैं, सबसे पहले तो आपको उस पे कम से कम कितना टाइम देना पड़ता है? 1 ईयर देना पड़ता है। कम से कम कितना टाइम? 1 ईयर। आप कुछ भी सोच के बैठे हैं कि मैंने ये काम करना है, और अगर किसी बंदे ने कुछ भी पाना है और उसको उसने 2 साल दे दिए, कम से कम मैंने कितना बोला? 1 साल। और अगर 2 साल लगातार वो उस पर काम करे, लगातार का मतलब ये है कि लगातार, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस बंदे को वो चीज़ ना मिले और वो बंदा उस चीज़ में कामयाब ना हो। मैं ऐसे नहीं बोल रही गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे वो आप किसी बिजनेस में लगा रहे हो टाइम अपना, चाहे आपका एम गवर्नमेंट जॉब का है, चाहे आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो कुछ भी अगर आपने सोच रखा और अगर आपने उसको 1 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल दे दिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका वो एग्ज़ाम क्रैक ना हो कंसिस्टेंट वे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो सोचा है उस चीज के लिए आपने ये सोचना है कि मैंने इसको 1 साल देना ही देना है। ठीक है, 1 साल देना ही देना है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि भाई रेगुलरिटी, जिसको आप क्या बोल रहे हो? कंसिस्टेंसी। भी कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर रहना है उस चीज के लिए। दूसरी बात जो इसमें चीज है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये है कि भाई अगर आपने ये सोच लिया ना कि भाई मैंने 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, तो ये 3 घंटे और 4 घंटे आपने पढ़ने में देने हैं। देखिए, जो इंसान अपने प्रति ईमानदार रहा है ना, वही सबसे बड़ा ईमानदार मैं मानती हूँ। ईमानदारी की बहुत बड़ी वैल्यू है, और ईमानदारी की वैल्यू तभी है जब आप अपने प्रति ईमानदार हैं। तो अपने प्रति ईमानदार कब होगे? अपनी तैयारी के प्रति ईमानदार क्या होगे? आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, या तो भगवान जानता है या आप जानते हो। और भगवान कहाँ रहता है, भगवान किसको बताता है, ये तो किसी को पता ही नहीं है। यानी अपने प्रति आप खुद ही ईमानदार, और आपका खुद को ही पता है कि आप क्या कर रहे हो। आपको खुद को पता है कि भाई 10 घंटे में से मैंने 6 घंटे पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा, कितने घंटे में पढ़ा हूं, ये आपको खुद को ही पता है। ठीक है, कोई दूसरा बंदे को तो सिर्फ आप दिखाने के लिए बोल सकते हो, या दिख रहा है कि 2 घंटे पढ़ रहा है, 3 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे, लेकिन आपको खुद को जेन्युइन वे में पता है कि आप कितना पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको खुद को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जो बंदा खुद के प्रति ईमानदार है ना, उसको कभी कोई भी मात नहीं दे सकता। ये बात सच्चाई है। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बोली कि रेगुलरिटी रखो और खुद के प्रति क्या रहो? ईमानदार रहो। अपने प्रति ईमानदार नहीं हो तो दूसरे के प्रति ईमानदारी दिखाई हुई मेरे को तो नहीं लगता कोई बड़ी चीज है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, अब चलो उसके बाद में, अब यहाँ पर ये रेगुलरिटी है, कंसिस्टेंसी जिसकी आप बात करें रेगुलरिटी वे में। अब आपने करना क्या है? किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को जब आप शुरू करते हैं तो उसका सबसे पहले आप क्या देखते हैं? सिलेबस। कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस हमने देख लिया, मान लीजिए कि सिलेबस ये है, तो सिलेबस एक तो आता है कि आपको हर एक पेपर में ये दिया हुआ होता है कि 10 नंबर की ये चीज आएगी, 10 की ये आएगी। ठीक है, मान लीजिए कि 10 नंबर का मैथ आ रहा है, या 10 नंबर की साइंस आ रही है किसी भी पेपर में, 15 नंबर की जीके जीएस आ रही है, 25 नंबर की मान लीजिए हरियाणा जीके आ रही है। ये ग्रुप डी का पैटर्न होता है ना, यानी कि 25% हरियाणा जीके और अपना क्या बोलते हैं बाकी का 75% कोई और सब्जेक्ट, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इंडिया जीके हो गया, करंट अफेयर, ये समथिंग। और वहीं अगर मैं वीएलडीए वालों की बात करूँ तो 10 नंबर का अपना क्या आता है? मैथ आता है। उसके बाद में अब बात करें तो अपनी 60 नंबर की क्या आती है? साइंस आती है। ठीक है, उसके बाद में
आप बात करें 30 नंबर की, क्या आती है एसएसटी। अब मेरे को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बताइए, ये तो पता है चलो कितने नंबर का ही आएगा, इतना किसको किसको पता है कि इस 25 नंबर में क्या आएगा, या फिर मैं आप लोगों की बात करूं कि इस 10 नंबर में मैथ के अंदर क्या आएगा। 60 नंबर की साइंस आ रही है तो साइंस के अंदर क्या आएगा। एसएसटी 30 नंबर की आ रही है तो 30 नंबर की एसएसटी के अंदर क्या आ रहा है। ग्रुप डी की बात करें तो 25 नंबर की हरियाणा जीके आ रही है, तो हरियाणा जीके के कौन से ऐसे टॉपिक हैं कि जो मतलब कि लास्ट ईयर पेपर में आए, लास्ट टाइम जब ग्रुप डी हुआ, या फिर सीईटी में आए। किस किस बच्चे को जेन्युइनली पता है ये चीजें, बताओ। पता है भाई इस चीज में ये चीजें जो है वो आ रही हैं, बताओ। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सिलेबस ये है कि जो मतलब कि आपको इंस्ट्रक्शंस ऑफिशियली मिलती है ना, वो तो एक गाइडलाइन है। जो सिलेबस पता करना होता है ना, वो आप खुद पता करते हैं, खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आप वो सिलेबस, आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करते हैं। सबसे बड़ा सोर्स एग्जाम को क्रैक करने का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस बनता ही यहीं से है। सिलेबस जो बनता है वो यहीं से बनता है। कैसे बनता है सिलेबस यहां से, ऐसे बनता है कि आपने क्वेश्चन किए, एक सब्जेक्ट को पकड़ा किसी को भी, उसके आपने क्वेश्चन चेक किए कि ये वाले क्वेश्चन जो है वो इस सब्जेक्ट में से आए हैं। फिर वो जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है, आप उस टॉपिक का क्या करिए, नाम लिखिए कि इस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आया था। तो भाई और कौन से क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से बनते हैं। जब आपने वो टॉपिक लिख लिए सारे, वो सिलेबस है। एक्चुअल सिलेबस जो है वो कौन सा है, वो सिलेबस है। तो सबसे पहला काम किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का है कि जो ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है वो देखो, फिर उसके बाद में PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करो, और उसके बाद में देखो कि कौन से टॉपिक में से क्या आया था, क्वेश्चन आया था, उसको मार्क कीजिए। फिर उसके अंदर दायरे के अंदर रहकर जो उसका सिलेबस होता है, जैसे कि साइंस का जो सिलेबस है, जैसे मैं बोल दूं आपको कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ह्यूमन डिजीज है, 5 मिनट दे दो, ह्यूमन डिजीज है, वहां से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर बात करें, ह्यूमन डिजीज से पेपर में क्वेश्चन आता है। आप बात कर लेंगे कि लाइट वाला चैप्टर है, लाइट वाले चैप्टर से पेपर में क्वेश्चन आता है। तो उन चैप्टर्स को करो सीरियल वाइज, जब आप उन चैप्टर्स को करोगे तभी जाके बात जो है वो बनेगी। ये सिलेबस होता है। और फिर जब आपने सिलेबस किया, सिलेबस करने के बाद में आती है बारी किसकी, सिलेबस आपने किया, सिलेबस के बाद में बारी आती है रिवीजन और किसकी, प्रैक्टिस की। रिवीजन और प्रैक्टिस की, यानी कि आप रिवीजन कर रहे हो, साथ के साथ क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस। डेली आप किसी ना किसी चैप्टर के निकाल के 50 क्वेश्चन करते हो, ये प्रैक्टिस है, ठीक है। फिर आपको पता लगता है कि उस टॉपिक में मेरी कहाँ कमी रही थी, फिर आप उस टॉपिक को करते हो। जो उस टॉपिक के पॉइंट्स आपको प्रैक्टिस में नए मिलते हैं, आप उस प्रैक्टिस में जाके वो पॉइंट्स जो है वो नोट करते हो। ऐसे होता है सिलेक्शन, जब आप अपने पे काम करते हो। ये प्रैक्टिस होगी टॉपिक वाइज। उसके बाद में आपने मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट लगाए। मॉक टेस्ट में जो बच्चा मॉक टेस्ट लगाता है ना, मान लीजिए कि मॉक टेस्ट में किसी बच्चे के 100 में से 80 नंबर आ रहे हैं, 85 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में उस बच्चे को वहां कमी पता लगती है कि मेरे नंबर कहाँ कट रहे हैं, वहां पे वो बच्चा काम करता है। और रियलिटी में जितने नंबर आ रहे हैं वही ऑलमोस्ट नंबर उधर भी बनते हैं, ठीक है। तो मैं यही बात बोलूंगी कि ये प्रोसेस है। पहले सिलेबस, सिलेबस कहाँ से पता लगेगा मैंने बता दिया आपको। एक तो गाइडलाइन वहां से मिलती है जहां पर ऑफिशियल सिलेबस आता है। फिर जो एक्चुअल सिलेबस अपने को पता लगता है वो कहाँ से पता लगता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता लगता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सिलेबस पता लगता है, उन टॉपिक्स को आप नोट करते हैं। उन टॉपिक्स को नोट करने के बाद में आप उन टॉपिक्स पे काम करते हैं। ये तो हो गया सेल्फ वाला।
और ये जो काम करेंगे वो हम ही करेंगे आपके लिए, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक किया, उससे टॉपिक निकाले, टॉपिक निकाल के आपको पढ़ाए। आपका काम क्या है? उन टॉपिक्स को पढ़ना, उनकी रिवीजन करना, उन टॉपिक्स की रिवीजन करने के बाद में उस पर क्या करना? प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो ये चीज है। इस टाइप से अगर आपने लगातार 1 साल काम कर लिया तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका पेपर क्रैक होएगा। ठीक है, और इस वे में काम करने के बाद भी पेपर क्रैक नहीं होता तो फिर आप बोलते हैं कि भी फिर मेरी मतलब कि आप बोल सकते हैं कि भी मेरा ना किस्मत ने साथ नहीं दिया थोड़ा सा। कई तो यूं ही बोल देते हैं किया कराया कुछ नहीं, किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया ना। होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ में ऐसा भी होता है कि तैयारी करने के बाद में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, कोई सिलेक्शन नहीं होता, या उस टाइम उस दिन जिस दिन वो पेपर दे रहे हैं तो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो उनके साथ में नहीं होता, तो आती हुई चीजें भी गलत हो जाती हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो वो लक फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि हमने सिलेबस किया नहीं, हमने प्रैक्टिस करी नहीं, हमने प्रैक्टिस पेपर दिए नहीं और फिर उसके बाद में भी हम यही बात बोल रहे हैं कि जी हाँ हमारी तो किस्मत खराब है, तो फिर भाई हम खुद ही खराब हैं, किस्मत खराब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होती है। इस टाइप से जो अपना एग्जाम है वो रियलिटी में क्रैक होता है। समझ में आई बात इतनी? चलो।